अस्सलामु अलैकुम। फ़िज़िकल केमिस्ट्री से मुताल्लिक़ आज हम जिस चैप्टर का आगाज़ करेंगे उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बुनियादी तौर पे दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है, केमिकल और काइनेटिक्स। अब केमिकल, जब भी हम केमिकल रिएक्शंस की या केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन से केमिकल रिएक्शन की बात आती है, यानी रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना, या अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना और प्रोडक्ट का फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाना, तो ये केमिकल रिएक्शन होगा। इसके अलावा जब काइनेटिक्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में बात आती है स्पीड की। तो अब केमिस्ट्री में स्पीड की बात, यानी कोई चीज़ मूव तो नहीं कर रही है, यहाँ पर किस चीज़ की बात करेंगे? यहाँ पर हम बात करेंगे रेट की, यानी कि रिएक्टेंट कितनी शरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, किस रफ्तार से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये रेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब केमिकल काइनेटिक्स में हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और उसके अलावा मैकेनिज्म। तो अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन करना चाहें तो वो क्या होगी? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इस ब्रांच को हम क्या नाम देंगे? केमिकल काइनेटिक्स। यानी यहां तक आपको ये मालूम पड़ा कि हम केमिकल काइनेटिक्स में किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को डिस्कस करने वाले हैं, यानी वो किस शरह के साथ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन कौन से हैं। इसके अलावा इस केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरह का होगा, यानी किन एलिमेंट्री स्टेप से होकर गुजरता है ये रिएक्शन। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम बुनियादी बातों को डिस्कस करेंगे, यानी इंट्रोडक्शन का जिक्र करेंगे कि आया किस तरह से केमिकल रिएक्शन में रेट को डिस्कस किया जा सकता है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? स्पीड एट विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, यानी वो रफ्तार जिससे कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। या दूसरे मानों में इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से भी की जा सकती है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। एक मखसूस वक्त में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उसकी जो रेशो है उसे हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। या ऐसे भी कहा जा सकता है कि केमिकल चेंज प्रोसीड इन यूनिट टाइम, या केमिकल चेंज अकर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो फिर हम रेट इक्वेशन का सहारा लेते हैं। रेट इक्वेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक जनरल रिएक्शन लिखा, फर्ज किया रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी, ये दोनों आपस में मिलते हैं और इनके मिलने के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो है सी और डी। ये हमने जनरल टर्म्स इस्तेमाल की हैं ताकि हम किसी रिएक्शन को आसानी से समझ सकें। तो ए और बी रिएक्टेंट हैं और यहां पर मौजूद सी और डी ये प्रोडक्ट में शुमार किए जाते हैं। अब रिएक्टेंट के लिए हमने देखा कि टाइम T1, यानी जब इनिशियली रिएक्शन का आगाज हुआ था तो उस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 थी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P1। जाहिरी बात है, अगर हम रिएक्शन के आगाज में बात करेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम रहेगी। इसी तरह से अगर हम कुछ वक्त गुजरने के बाद, यानी टाइम T2 पे हमने अगर रिएक्शन के रेट को या रिएक्शन की रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमने लिखा है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R2, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P2 से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब हमें ये जानना है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होगी या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, या इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो वो क्या होगा। तो देखिए, अगर हम R1 की बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है इनिशियली रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे। जब रिएक्शन कुछ हद तक मुकम्मल हो चुका होगा, कुछ प्रोसीड हो चुका होगा, तो उस वक्त रिएक्टेंट कम होकर R2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी अब यहाँ पर R2 की जो कंसंट्रेशन है वो कम है और R1 जो कंसंट्रेशन थी वो ज़्यादा थी। इसी तरह से P1 और P2 का कंपैरिजन किया जाए
तो इनिशियली प्रोडक्ट जो होते हैं वो कम रहते हैं, और जैसे जैसे रिएक्शन मुकम्मल होता जाएगा या इख्तिताम की तरफ चलता जाता है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। यानी प्रोडक्ट इनिशियली कम है और वक्त गुजरने के बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है। जबकि इनिशियली अगर रिएक्टेंट की बात की जाए तो रिएक्टेंट इनिशियली ज़्यादा है और कुछ वक्त गुजरने के बाद क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, ताहम जो ये कंसंट्रेशन है R2 ये इनिशियल कंसंट्रेशन से कम रहेगी। अगर हम इसको मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने देखा कि चेंज इन कंसंट्रेशन और इसको टाइम से डिवाइड करेंगे, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, तो ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन तक रसाई जो है देगी। ठीक है, अब चेंज इन कंसंट्रेशन से क्या मुराद है? फर्ज किया हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये R2 है, ये R1 है, तो जाहिर बात है टाइम 2 पे जो यानी T2 पे जो कंसंट्रेशन होगी हम उसको पहले लिखेंगे और फिर इसको ये जो R1 कंसंट्रेशन है इसको बाद में लिखेंगे। तो अब जो चेंज आया, जाहिर बात है हमने अभी बताया कि कुछ वक्त गुजरने के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो चुकी होगी क्योंकि वो प्रोडक्ट में बदल चुका है। तो अगर ये कंसंट्रेशन कम है और ये ज़्यादा है तो इनसे जो आंसर मिलेगा हमें वो नेगेटिव में होगा, यानी इसके साथ नेगेटिव का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव चेंज आया है यहाँ पे, यानी कंसंट्रेशन में कमी वाक़ई हुई है। तो इस वजह से रिएक्टेंट के अगर हिसाब से हम देखेंगे तो नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि रिएक्टेंट में कमी वाक़ई हुई है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो चुकी है। क्यों कम हुई है? क्योंकि वो कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो हमने R2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस R1 डिवाइड बाई dt जो है वो चेंज ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी T1 और T2 में कितना गैप था तो वो dt से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो देखिए इनिशियली प्रोडक्ट कम था और कुछ वक्त गुजरने के बाद प्रोडक्ट जो है वो बढ़ चुका है, रिएक्टेंट कम हो गया है और वक्त गुजरने के बाद प्रोडक्ट जो है वो बढ़ चुका है। अगर वो बढ़ गया है, देखिए हम अगर चेंज निकालना चाहें P2 माइनस P1 हमने किया, अब जब हम ऐसा करेंगे तो इनसे देखिए P2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है, P1 कम थी, तो इस तरह से जो कंसंट्रेशन के लिए जो वैल्यू आएगी यहाँ पर जो चेंज है बुनियादी तौर पे वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव D जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और P प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए है, और dt चेंज ऑफ टाइम यानी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, या कंसंट्रेशन की बात तो नहीं करेंगे यहाँ पे, हम चेंज ऑफ टाइम की बात करेंगे, यानी वक्त के लिहाज से कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला है, ये असल बात है रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से। अच्छा, अगर हम रेट में मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को एक साथ बयान करना चाहें यानी कंक्लूजन की तरफ चलते हैं तो देखिए ये तो नेगेटिव वैल्यू थी ना रेट में, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव, ये दोनों वैल्यू हमने एक साथ लिख दी है। ठीक है, यहाँ पे जितना चेंज नेगेटिव में आएगा उतना यहाँ पे पॉजिटिव में होगा, तो जाहिर बात है बराबर रहेंगे। दूसरी जानिब अगर हम इस रिएक्शन पर इसको अप्लाई करते हैं इस कंसंट्रेशन के चेंज को, तो फिर क्या होगा? तो देखिए हमने देखे A है, पहले इसकी कंसंट्रेशन जाहिर बात है ज़्यादा होगी और कुछ वक्त गुजरने के बाद वो कम हो चुकी होगी, तो देखें माइनस D मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाई चेंज ऑफ टाइम। इसी तरह से रिएक्टेंट B ये भी पहले इनिशियली ज़्यादा होगा बाद में कम हो जाएगा, इस वजह से इसका चेंज भी नेगेटिव ही रहेगा। दूसरी जानिब जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे C और D दो प्रोडक्ट हैं, तो पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम थी बाद में बढ़ गई है, तो इसके लिए जो चेंज है वो पॉजिटिव है। इसी तरह से D के लिए या C के लिए हम अगर बात करें तो इसकी कंसंट्रेशन पहले कम थी बाद में ज़्यादा होगी, तो जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्लियर है जी? यानी हमने ये जाना कि अगर रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो रिएक्शन के में कुछ वक्त यानी रिएक्शन के प्रोसीड होने के दौरान जब कुछ वक्त गुजर चुका होगा तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उनमें कमी वाक़ई होती है, और जो प्रोडक्ट हैं वक्त के लिहाज से उनकी कंसंट्रेशन में इजाफा देखने को मिलता है। अच्छा, अब रेट एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। रेट इक्वेशन क्या होता है? तो एन एक्सप्रेशन which show how the reaction rate is related to concentration. An expression which show that how the reaction rate
रिएक्शन रेट ये है, इज रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ये देखिए इनके साथ रिलेटेड है। अगर इन सबको यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए जनरल बात करना चाहें तो हम dx ओवर dt, यानी ये रेट इक्वेशन कहलाएगी हमारे पास। रेट का रिलेशन देख रहे हैं कंसंट्रेशन की चेंज के साथ, कि कंसंट्रेशन बढ़ी है या कम हो गई है। वो रिएक्टेंट के लिए भी हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट के लिए भी, यानी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन का रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, और रेट ऑफ डीकम्पोजिशन यानी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन कह लें आप उसको। तो रेट इक्वेशन dx ओवर dt, अगर आप इसको ड्राइव करना चाहते हो तो ये मुकम्मल बात आपको वहां पर दर्ज करना होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं इससे मुताल्लिका। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्टेंट A है और यहाँ पर यानी कुछ इस तरह के रिएक्शन आ जाते हैं, लाइक N2+3H2, ठीक है, और 2NH3, इस तरह के रिएक्शंस भी देखने को मिलते हैं। तो उसमें कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स लिखे होते हैं पहले। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स पहले लिखे होंगे तो उनके लिए क्या लाए अमल होगा हमारा, तो इस चीज को देखते हैं। हमें पता है रेट इक्वेशन क्या होती है, dx डिवाइड बाई dt। अगर ऐसा है तो हम देख लेते हैं यहाँ पर dx ओवर dt में -3d मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A ओवर dt। आप कहेंगे ये तो ठीक है, हमें बात समझ आ गई कि नेगेटिव का साइन भी आएगा जैसे यहाँ पे मौजूद था, फिर ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A और इसके साथ चेंज के लिए d भी लिखेंगे, साथ में dt लिखेंगे, यानी ये तो हमें समझ आ गया। मगर ये 3 ये नहीं समझ आया कि ये किस तरह से हुआ, तो हम इसको ओवरऑल मुकम्मल कर लेते हैं, फिर उसके बाद बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरह से B के लिए लिखा था वो भी हमने नेगेटिव लिखा हुआ है, तो d मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B और dt। इसी तरह से हमने इक्वल का साइन लगा के मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे C लिखा था, तो देखिए dC ओवर dt। तो हुआ ये है कि ये जो रिएक्टेंट है ना, इसमें ये 3 टाइम कंज्यूम हुआ है प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब इस केमिकल रिएक्शन में A कन्वर्ट होता है, अब इस केमिकल रिएक्शन में A रिएक्ट करता है B के साथ और बनाता है प्रोडक्ट C। अब A और B जब आपस में मिल रहे हैं तो आप देखें यहाँ पे 2 मोल्स B यूज हो रहा है और 3 मोल जो है वो C प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, यानी A और B 1 मोल ऑफ A 2 मोल्स ऑफ B, इनके मिलने से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है 3 मोल ऑफ C। अब ये 3 मोल यूज होगा रिएक्टेंट, तब जाकर ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, ठीक है जी। और इस तरह से ये 3/2 टाइम B कंज्यूम होगा, तब जाकर ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से रेट इक्वेशन जब हम लिखेंगे 3d मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाई dt, इस तरह से 3/2 माइनस 3/2 क्योंकि डिक्रीज वाकई हो रहा है यहाँ पे, और ये d मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाई dt। इसी तरह से अगर हम इसमें बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो रिएक्टेंट में बात हो रही है ना, मोलर कंसंट्रेशन की बात करें तो 2 यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो रिएक्टेंट के A और 1 मोल ऑफ B रिएक्ट करके A2B बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर इसकी कंसंट्रेशन के लिए रेट इक्वेशन अगर इसके लिए लिखें तो वो क्या होगी, सारी बात है, प्रोडक्ट के लिए हम ऐसे लिखेंगे d मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A2B, यानी जो हमारा प्रोडक्ट है, डिवाइड बाई dt, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू से जैसे इसको पहले लिख लिया। अब ये है रिएक्टेंट A, तो ये 2 टाइम कंज्यूम हो रहा है, वो तो हमें पता है क्योंकि प्रोडक्ट में तो सिंगल था, यहाँ पे 2 टाइम है तो 2 टाइम ही लिखेंगे। सिर्फ प्रोडक्ट में अगर चेंज आएगा तो वो हमें इसको मैनेज करना पड़ेगा, बाकी अगर रिएक्टेंट में तो आप एज इट इज उसके साथ ही लिख सकते हैं। तो 2d मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाई dt, इसी तरह से यहाँ पर d मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाई dt। तो बेसिकली d चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि हम पहले इस बात का जिक्र कर चुके हैं। अगर यूनिट्स की बात की जाए तो यूनिट में देखिएगा हमने लिखा रेट इक्वेशन में dx डिवाइड बाई dt। dx जो है वो चेंज ऑफ टाइम को, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और dt चेंज ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन के लिए यह क्या यूनिट होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर। तो इसके लिए हमने लिखा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और टाइम की जगह पे हमने लिखा सेकंड, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये इसके लिए यूनिट हो जाएगा। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल पर लीटर पर सेकंड। अब अगर बात की जाए गैसियस फेज रिएक्शन की, तब क्या होगा, तो गैसियस फेज रिएक्शन में हम बजाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब के वॉल्यूम और प्रेशर के यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें एवरेज रेट की, तो एवरेज 2 टाइम इंटरवल्स, 2 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के दरमियान जो केमिकल रिएक्शन का रेट होता है, यानी फर्ज किया हम ये 2 टाइम इंटरवल हैं, इनके दरमियान स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स हैं, इनके दरमियान जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या कहलाएगा,
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, इसको डेल एक्स डिवाइड बाई डेल टी इससे रिप्रेजेंट करेंगे। डेल एक्स चेंज ऑफ कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल टी चेंज ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट तो लम्हे को कहते हैं, लम्हाती, तो रेट ऑफ रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम, किसी भी टाइम इंटरवल पे जो हम किसी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑब्जर्व करते हैं वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर रिएक्शन के आगाज की बात करें तो इंस्टेंटेनियस रेट ज्यादा होता है, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होता है, क्योंकि देखें रिएक्टेंट ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट, क्योंकि मॉलिक्यूलर कोलिजन ज्यादा हो रही होंगी, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होना शुरू हो जाती है। तो पहले इंस्टेंटेनियस रेट जो है, अगर हम एवरेज रेट की, इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो वो ज्यादा होगा और एवरेज रेट जो होगा वो कम होगा। लेकिन जब रिएक्शन इख्तिताम के करीब पहुंचा होगा तो जाहिर बात है रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो कम पड़ चुके होंगे, तो कंज्यूम हो चुके होंगे वो, तो इंस्टेंटेनियस रेट कम हो जाएगा और एवरेज रेट बढ़ जाएगा। अगर इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ चले तो कंसंट्रेशन को हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है और टाइम को लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे। अब देखिएगा जो जो टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, और देखिए इनकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, मिकदार कम होती जा रही है। इसी तरह से अगर ये इनिशियली रिएक्टेंट ज्यादा थे तो प्रोडक्ट तो कम था, प्रोडक्ट बना ही नहीं था उस दौरान। अब प्रोडक्ट जैसे जैसे बनना शुरू हो जाएंगे, देखिए हमारे पास ये प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए और ये रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं। तो हम इस तरह से ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, मैथमेटिकली भी रेट ऑफ रिएक्शन को बयान कर सकते हैं। मैथमेटिकली उसके लिए रेट इक्वेशन जो है वो यूज की जाती है। और अगर थ्योरेटिकली बात करें तो आप बताते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, केमिकल चेंज अकर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हम इससे मुताल्लिका मैकेनिज्म और दीगर चीज़ों की बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।